आवाज क्लियर आ रही है? आप मेरी आवाज क्लियरली समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम अगले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, अब रेजोनेंस इफेक्ट जो है, जो हमारे ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो केमिकल बॉन्डिंग में से पढ़ा हुआ है, तो इसलिए उनके लिए रेजोनेंस इफेक्ट बहुत नया नहीं है। लेकिन जो दूसरे बैच से बच्चे आए हैं उनके लिए बिल्कुल नया है, तो हम बिल्कुल नए तरह ही इसको स्टडी करते हैं। ध्यान दें। तो हाउ डू वी फाइंड रेजोनेंस इफेक्ट? The delocalization of electrons in parallel p orbitals is called resonance. रेजोनेंस की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। पैरेलल p ऑर्बिटल्स में जो है डीलोकलाइजेशन जब इलेक्ट्रॉन्स की होती है तो उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब आपके लिए ये टर्म नहीं होगी भाई, ये डीलोकलाइजेशन of electrons in parallel p orbitals is called resonance. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने बेंजीन के ये स्ट्रक्चर जो है लोअर क्लासेस में कुछ ऐसे पढ़ सकता है कि बेंजीन की दो स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो कि मेरे से फर्स्ट टाइम रेजोनेंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेंजीन की दो स्ट्रक्चर्स होती हैं, आपने लोअर क्लासेस में कैलकुलस स्ट्रक्चर्स का नाम सुना हो। ठीक है, तो यहां पर भी ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इनको मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब कई लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, ये ऐसे और ये ऐसे। अच्छा, चलिए आपने पहले स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा डेल्टा दूं यहाँ पर, तो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग, और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज लगभग 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये दो डेटा याद रखिएगा। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.28 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो बात ये आ जाती है कि
बेंजीन में भी ये होना चाहिए कि ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए, ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए, मतलब ये लगभग 1.28 होना चाहिए, ये लगभग 1.54 होना चाहिए। सही है बात, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सरे स्टडी से बेंजीन को देखा, असलियत में देखा, जब एक्सरे स्टडी मतलब जब हमने असलियत में देखा, तो असलियत में ये पाया गया कि ये सारे बॉन्ड उसमें एक ही लेंथ के मिले, मतलब इनमें से कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सारे बॉन्ड्स जो है एक ही लेंथ। और कितनी लेंथ के? हर एक बॉन्ड जो है बेंजीन का 1.4 किलो एंगस्ट्रॉम मिला, चाहे ये बॉन्ड हो चाहे ये बॉन्ड हो चाहे ये, मतलब जो छह कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड से छोटे हैं और डबल बॉन्ड से बड़े। इज इट ओके? तो इसका मतलब ये हो गया कि बेंजीन इन दो स्ट्रक्चर्स का मीन है। बेंजीन असलियत में जो है, जैसे कभी डबल बॉन्ड इन कार्बन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, कभी फिर वो अल्टरनेट के बीच में आ जाते हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि भैया सभी के बीच में लगभग बराबर रहते हैं। तो वो हमने ऐसे शो कर दिया, आइदर वी शो डॉटेड और वी शो दिस सॉलिड लाइन। मतलब इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना टोटल पाई बॉन्ड में। तो ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड में हैं वो सारे कार्बन के बीच में घूमते हैं। तो इसलिए जो है इसका और इसका मीन जो है ये, ठीक है, सारे बराबर लेंथ के आ। क्या आपको मेरी बात कुछ समझ में आई? नए बच्चों को खास तौर यस या नो, मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रही है मेरी बात की नहीं। ठीक है, ये मतलब बेंजीन जो है, आकर्षित तू क्यों पूछ रहा है? तूने तो रेजोनेंस में से पढ़ा भी है पहले। ठीक है, बेंजीन जो है वो दो स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसका और इसका। ठीक है, जैसे अगर मैं नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में, 1 और 6 में। इसमें क्या है? 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच। तो ऐसे में डबल बॉन्ड्स जो है अल्टरनेट जगह पे जा रहे हैं, तो इसका और इसका कॉम्बिनेशन कर देंगे तो ये आएगा, जिसमें कि मीन ऑफ द इनकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि भाई ठीक है डबल बॉन्ड इसके बीच में भी होगा, इसमें तो हाइब्रिड में जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, चलिए मैं और ज्यादा बताने की ट्राई करता हूँ। अभी मैंने रेजोनेंस जस्ट इनिशियल स्ट्रक्चर बताई जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं अभी तो। ठीक है, जस्ट हमने बात स्टार्ट। अच्छा, अब तो रेजोनेंस का बेसिक फंडा क्या है कि हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, उनकी हेल्प से हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि आखिर स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं। ठीक है, सुनते जाओ। तो सबसे पहले रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए जो है रूल्स क्या फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहले
while writing resonance structures, only pi bonds are fixed. तो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हो तो सिर्फ पाई बॉन्ड्स जो है फिक्स कर सकते हो, सिग्मा बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है उनको लगे कि यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अभी लिखते जाइए, खुद ब खुद जो है बात बन जाएगी। ठीक है ना, मेरे भरोसे से आप लिखते जाइए पहले जो है, ठीक है ना। अच्छा, नो एटम्स आर मूव। देखो कैसे, अगर मैं इसको आपको बताने की ट्राई करूं, जैसे ये मॉडल, अभी उतना ही समझिएगा जितना मैं बता रहा हूं कि जैसे ये दो मॉलिक्यूल है, आप इन दो मॉलिक्यूल्स को देखें तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये जो दो मॉलिक्यूल हैं आप देखिए, तो इन दो मॉलिक्यूल में आपको फार्मूला इनका सेम है, पहली बात इनका फार्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन एक अंतर है, आप देख रहे हो यहाँ पे रिंग है और यहाँ पे कोई रिंग नहीं, ठीक है, और यहाँ पर आप एक ही पाई बॉन्ड देख रहे हो, यहाँ पर दो पाई बॉन्ड। मैंने कहा जितना मैं बताने की ट्राई कर रहा हूँ उतना ही समझना है, अभी ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, सो आप देख रहे हो हमने एक चीज, सिग्मा बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्ट्रेस, ठीक है, और कोई भी एटम जो है मूव नहीं किया जाए, मतलब सीधी सीधी लैंग्वेज में कहूं, ना कोई, सुन लो, ना कोई सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना कोई सिग्मा बॉन्ड टूटेगा रेजोनेंस के दौरान, सही बात है, ना कोई सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना कोई सिग्मा बॉन्ड टूटेगा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें, अगर ये रिंग बना है, फिर पहले तो ये ऐसे था, अगर रिंग बना है तो ये कार्बन इसके साथ जुड़ा है, तभी रिंग बना होगा ना, ये कार्बन इसके साथ जुड़ गया तभी, अगर मैं ऐसे डालूं ऐसे तभी रिंग बना होगा, इसका मतलब ये नया सिग्मा बॉन्ड है, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड है। तो क्योंकि हमने कहा रेजोनेंस के दौरान जो है, ठीक है, रेजोनेंस के दौरान ना ही सिग्मा बनेगा ना ही टूटेगा, तो इसलिए ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं, दे आर नॉट रेजोनेटिंग। इज इट ओके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डबल एरो से सेपरेट करते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ आई कि नहीं? ठीक है, आकर्षित तो समझ में आ रही है, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब अगला पॉइंट जो है दैट इज,
नंबर of unpaired electrons in all resonating structures should be same. सभी resonating structures में unpaired electrons same होने चाहिए. Again मैं खुद ही बता रहा हूँ सारी बात. मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप जो और अगले बार अब सुनो, आप इन तीन स्ट्रक्चर्स को देखें. आपने सिर्फ स्ट्रक्चर देख ली, ज्यादा नहीं सोचना. जितना मैं बता रहा हूं आप सिर्फ उतना सोचिए. देखो आप ये ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रेडिकल आपको दिख रहा है यहाँ. भाई जो पाई बॉन्ड में उसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है ना. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? एक. इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक है. लेकिन इसमें कितने कर दिए? एक, दो, तीन. तीन कर दिए. एरो इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इधर, तो मैंने पाई बॉन्ड बना दिया. और इसका एक इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ले दिया, तो ये फ्री रेडिकल. ठीक है. और वैसे ही मैंने फिर इसका इधर ले आया, इसका एटम के ऊपर, तो रेड ये अनपेयर्ड अनपेयर्ड. ठीक है. तो मैं लिख दूं यहाँ से वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दैट मींस ये और ये एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन दिस वन इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू. पहला और दूसरा एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं क्योंकि उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर हैं. तीसरा इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कट. क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सिर्फ उतना ध्यान रखिए जितना मैं बता रहा हूं. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. उतना ध्यान रखिए जितना मैं बता रहा हूं. नोट करते जाइए. दिखा दूं मैं इसको, अगर समझ में आ गया नोट कर लियो आप. रख लीजिए. अच्छा अगला, तो ये पॉइंट हुआ हमारा थर्ड या फोर्थ वाला. अब मैं खुद बता रहा हूं इसको भी कि अगर अगर कंपाउंड में कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है
तो उसमें ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं, कैसे नहीं होना चाहिए देखो। फोर एरो में पहले यहाँ बना रहा हूँ, मतलब फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखता हूँ। ध्यान देना बस, मैं बस खुद बताऊंगा, आपने सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना। आपको बताना मेरा काम। आप सुनो, देखो, आप इलेक्ट एरो क्यों लगाया, कैसे लगाया, उसकी बात में करें, अभी नहीं। आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, पहली और दूसरी स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। पहली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रही, लिखो चैट में। पहली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 4 दिख रहे हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 5। इसका मतलब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। Nitrogen cannot expand its octet as nitrogen does not have empty d orbitals. तो सेकेंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट जो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा बनाया गया है तो वो इनवैलिड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये एक इनवैलिड स्ट्रक्चर है क्योंकि नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। नाइट्रोजन के ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। समझ गए आप? नाइट्रोजन क्या है? 2s2 2p3 है ना, तो ज्यादा से ज्यादा p में 6 आ सकती है, तो 2s2 2p6 तक हो सकता है, 8 आ सकती है। d है ही नहीं, 10 कैसे लगाए, 10 कैसे आएंगे? तो ये एक गलत स्ट्रक्चर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब सुनने में ये बात बहुत आसान है। प्लस साइन क्यों लगाया संचित जी? प्लस साइन अगर आप देखोगे नाइट्रोजन का, अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना आता है तो आप वो फार्मूला लगा सकते हैं जो मैंने लगाया था। मैंने शॉर्टकट भी बताया था फॉर्मल चार्ज का। मैंने कहा था बॉन्ड का एक एक गिनो, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है। न्यूट्रल नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, एक कम है तो 1 पॉजिटिव आए। जैसे यहाँ पे गिनो, मैंने न्यूट्रल कर दिया, कितने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के? 5। एक एक बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5। न्यूट्रल के पास 5 होते तो अब 0 चार्ज। सही है बात? तो मैंने फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया। इज इट ओके? अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो अपने न्यू बैच में स्टूडेंट्स थे, न्यू बैच के स्टूडेंट्स मेरी बात पे ध्यान दीजिए। आपके अभी जो टॉपिक्स बचते हैं करवाने से, वो बचता है एक एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। सही बात है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। एम आई सेइंग इट राइट? और मुझे लगता है वो टर्म 1 में आ भी रहा होगा। टर्म 1 में आ रहा है वो, टर्म 1 में आ भी रहा है। तो किसी तरीके से क्या हम उसको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स जो है टर्म 1 में कर सकते हैं? मेरे दिमाग में एक बात आई है, अगर आपको अच्छी लगे तो बताना मुझे, कि सुनो, अगर मैं शाम को 7:15 टू 8:15 हर रोज केमिस्ट्री की क्लास लगाऊं, जिसमें कि हम लोग वी कैन स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल, जो भी आप बोलेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर मान लीजिए जो कम हुआ है, ठीक है? सो विल इट बी कंफर्टेबल टू यू?
7:15 to 8:15 अगर हर रोज क्लास लगाएंगे, ठीक है, तो क्या आपको ये कंफर्टेबल है? सभी यस लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। जिसको अनकंफर्टेबल है वो नो भी लिख ले प्लीज। जिसको अनकंफर्टेबल लगता है, किसी ने नो कहा? हाँ, मॉर्निंग में होती है ना। अरे मैं कह रहा हूँ इवनिंग में भाई, इवनिंग में 7:15 to 8:15 इवनिंग PM। किसी ने नो कहा था? फिर से बोलिए, नो लिखिए जिसने कहा था। आयुष्मान, क्या प्रॉब्लम है? लिख के भेज, लिखो लिखो एक बार। और राहुल जी, राहुल जी, बुलाइए। ठीक है, तो क्योंकि भाई एक्स्ट्रा क्लास लगा के ही पूरा कर सकते हैं ना यार। नए बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आराम से कि नहीं आ रहा? टफ तो नहीं लग रहा है? ठीक है, मैं देख रहा हूँ। चलो, आ रहा है, बढ़िया। ठीक है, मैं निकालता हूँ कुछ सोल्यूशन जो है, लेकिन मुझे मोस्ट कन्वीनियंट टाइम 7:15 to 8:15 ही लगा। और जब आप ये 2:15 वाली क्लास को कुछ हम कम करने की ट्राई करेंगे ना, कि वीक में कम दिन आए, ठीक है, लेकिन क्योंकि मॉर्निंग में भी नहीं लगा सकते तो इवनिंग में बेटा जी आपका कोर्स हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कोर्स हो जाएगा, नहीं तो क्या है, यूटी के बाद वो टॉपिक्स होंगे, तो क्या फायदा फिर उनका, नंबर कम आएंगे। ठीक है, इससे है कि एक एक घंटा करके हफ्ते 10 दिन में आपका पहला टॉपिक हो जाना है। ठीक है, 2 to 3 PM। ठीक है, ओके, मैं रेस कर। मॉर्निंग 12:30। नहीं नहीं, चलो अब बात को आगे। राहुल जी, ये जो बच्चे हैं ना, ये 7:15 to 8:15 जो है क्लास का, एक बार आर के सर से पूछिए। ठीक है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं? ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, हम ट्राई करेंगे, देखते हैं, एक हफ्ते देखते हैं लगा के। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगेगा हम अगले हफ्ते हटा देंगे या मिड वीक में हटा देंगे। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चों ने हाँ की है। ठीक है, और हम ये फिर 2 वाली को करेंगे कुछ। ठीक है, अच्छा सुनिए नेक्स्ट।
मतलब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते टाइम ये ट्राई करें कि सिमिलर टाइप के चार्जेस जो है एडजेसेंट एटम्स पे ना, सीधी सी बात ये है। ठीक है, हम जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो उस टाइम पर जो है ये ट्राई करें कि सिमिलर चार्ज जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस साथ वाले एटम्स पे ना। इज इट ओके? नोट कर लेंगे। चलो अच्छा, अब बात आती है क्योंकि अभी भी सुन लीजिए, अभी भी रेजोनेंस कई बच्चों को रेजोनेंस का पढ़ना अभी भी क्लियर नहीं होगा भाई ये है क्या, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा समझाया ही नहीं। रेजोनेंस के बारे में, डेफिनेशन के बारे में मैंने इतना ज्यादा समझाया ही नहीं। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, मैं खुद समझाऊंगा। अभी आप अगला पॉइंट लीजिए, दैट इज कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए कंडीशन, तो जो पहली कंडीशन है दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। पहली जो कंडीशन है दैट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या? कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है, पहले मैं बना लेता हूं फिर बता। आप देखिए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अब क्या कंडीशंस हैं? देखो, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल होना चाहिए। अल्टरनेट, अल्टरनेट वर्ड याद रखना, एक छोड़ के एक, डबल सिंगल डबल। दिख रहा है सबको? ये डबल दिख रहा है? अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल। आगे अल्टरनेट पे डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, अल्टरनेट बीच में सिंगल। ऐसे अल्टरनेट पे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज या एम्प्टी ऑर्बिटल वाला कोई एटम। ठीक है, ऐसे ही डबल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल। इज इट ओके? और लास्ट स्पेशल कंडीशन के भाई एक लोन पेयर वाला एटम और एम्प्टी ऑर्बिटल वाला एटम साथ साथ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता क्या? कॉन्जुगेटेड सिस्टम दरअसल ये जो मैंने 5 कंडीशंस बताई, ये 5 कंडीशंस ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर सकते, इधर से इधर होते हुए इधर जा सकते, ये इलेक्ट्रॉन इधर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है इनके अलोंग हो सकता है। कैसे होता है मेरे पे छोड़िए, पहले आप जस्ट इन सिचुएशंस को ध्यान रखिए होगा और मैं खुद इनको यूज करूंगा। तो ये कॉन्जुगेटेड मतलब इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बेंजीन का एग्जांपल, बेंजीन पे आप मैंने शुरुआत बेंजीन से की थी। बेंजीन हम ऐसे बना, तो अगर आप बेंजीन को भी ध्यान से देखें तो देयर इज डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल।
अल्टरनेट पे डबल सिंगल डबल है, कहीं भी देख लो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना। डबल डबल साथ वाले कार्बन पे नहीं लगे, एक सिग्मा बॉन्ड छोड़ के लगे, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये इसका एग्जांपल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा होगा उसमें इनमें से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। सही है बात, समझ आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, जो दूसरी कंडीशन है वो दिखती नहीं है मॉलिक्यूल में, बट वो भी सब जरूरी है, दैट इज प्लेनर। अब प्लेनरिटी में सिर्फ जो है, मैंने कहा कि ये दिखेगी नहीं आपको मॉलिक्यूल में सीधे सीधे जब तक कि आप स्ट्रक्चर बनाना ना सीख जाए, तो इसलिए हम सिर्फ इसके बारे में लिख लेते हैं, ऑल पी ऑर्बिटल involved in resonance to lie in one ठीक है। एम्प्टी ऑर्बिटल और फ्री रेडिकल में क्या डिफरेंस? एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब बिल्कुल खाली है, एम्प्टी मतलब देखो मैं बना रहा हूं, एम्प्टी का मतलब बिल्कुल खाली, पॉजिटिव चार्ज। फ्री रेडिकल का मतलब आपको इसको हटाना पड़ेगा, फ्री रेडिकल का मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक की कमी, एक इलेक्ट्रॉन है, एक की कमी, इसमें दो की कमी है, इसमें एक की कमी, सही है। ऑल पी ऑर्बिटल्स शुड बी सेम, ये मेरी बात लिख लो, फिर मैं मौके पे इसको खुद बताऊं। अच्छा, तो अभी हम बार बार हमें टर्म है दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, ये तो हम टर्म कहते आ रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अब बात आती है कि रेजोनेटिंग, अभी भी मैं नहीं बता रहा हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, लेकिन हम चलो एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आपको रेजोनेंस को समझाने की ट्राई, ठीक है। तो आपने जैसे आपने हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में सुन रखा है, हाइब्रिड प्लांट में जैसे कोई भी चावल है, राइस है, तो हम बोलते हैं कि ये हाइब्रिड है, नहीं, ठीक है, सही बात है। हाँ, मैंगो है, हाइब्रिड है, ठीक है। ऐसे आपने कम से कम हाइब्रिड वर्ड जो है सुन रखा है पहले। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, उसमें कई कई प्लांट्स की प्रॉपर्टीज, मतलब कई प्लांट्स की जीन्स उसमें इन्वॉल्व की गई, और कौन को कैसी जीन्स, जो अच्छे वाली हो, सही बात है। जब जो है अलग अलग ब्रीड्स को हम क्रॉस करते हैं, तो समझ लीजिए, ठीक है, कि देयर इज ब्रीड ए, ब्रीड बी, देन सी, सुन लीजिए, और इनको मिला के हम एक ब्रीड बना रहे हैं जो कि हाइब्रिड, सुनते जा, आपको पढ़ना समझ में आ जाए। अब अब मान लो ए ब्रीड की कुछ अच्छी बात, जैसे नॉर्मली जो अदरवाइज जो पैडी फील्ड होती है, पैडी क्रॉप होती है, ठीक है, वो मान लो 6 महीने में पकती है सपोज, क्योंकि एक साल में 2 फसलें होती है तो हम 6 महीने ऐसे लगा रहे हैं, 6 महीने में मान लो जो है वो पकती है। लेकिन इसका जो मैच्योरिटी टाइम है 4 मंथ्स, सुनते जाना, मतलब 4 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाए,
ये अच्छा पॉइंट लिखा है। तो इससे क्या होगा, साल में 3 फसलें हो सकती है, सही बात है? बोलो बोलो। और इसका अच्छा पॉइंट है कि इसकी हाई यील्ड है, लेकिन इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि इसकी लो यील्ड है। सुनते जाना। और इसकी हाई यील्ड होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग स्टैंडी जो टहनी है वो स्टॉक है वो जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो हवा लगने से ये गिरेगा भी नहीं, सही बात है। लेकिन इसकी नेगेटिव बात ये है दैट इज लो पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब इसमें कीड़ा जल्दी लगेगा। लेकिन तीसरा हमारे पास है, इसमें हाई पेस्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? और कोई डी भी है, इसकी लो यील्ड है, मेच्योरिटी इन 9 मंथ, 9 महीने में तैयार होता है, लो पेस्ट रेजिस्टेंस है, एक हमने ऐसे भी देखा। अब सुनिए, जब आप हाइब्रिड बनाओगे, जो हमने कहा कि भी हम डी कोई हाइब्रिड बना, डी हमने दिया, अब ये जो है एच ने दिया, एच और आई, एच हमने हाइब्रिड बनाया। तो इस हाइब्रिड में हम क्या करेंगे, इसकी ये वाली जीन लेंगे, इसकी ये वाली जीन लेंगे, इसकी 2 ले लेंगे जीन्स, इसकी ये वाली जीन लेंगे, और इसमें से कुछ भी नहीं। सही बात है? सही कह रहा हूं कि नहीं? ठीक है, ओए समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो अब आप कर क्या रहे, आप ये कर रहे हो कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं, पैडी की वैरायटीज हैं, उनमें सिर्फ आप पॉजिटिव पॉजिटिव फीचर्स को ले रहे हो, उसका नेगेटिव फीचर आप नहीं दे रहे। अगर किसी में एक से ज्यादा फीचर्स हैं तो उनको ले रहे हो, मतलब जिसमें ज्यादा पॉजिटिव फीचर्स हैं उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड हाइब्रिड इज मोर। तो ये क्या हो गई, ये होगी कंट्रीब्यूटिंग वेराइटीज हो गई, ये हो गई कंट्रीब्यूटिंग वेराइटीज, सही है? ये हो गई कंट्रीब्यूटिंग वेराइटीज, और ये क्या हो गई, ये हाइब्रिड हो गई। तो वैसे ही हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाती हैं ABCD, और उनके जो पॉजिटिव पॉइंट को मिला के हाइब्रिड बनता है, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। कुछ कुछ समझ में आ गई बात? तो मतलब हाइब्रिड में सिर्फ जो है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की पॉजिटिव क्वालिटीज ही डाली जाती है। अगर कोई आप ऐसी आपके पास स्ट्रक्चर आप बनाते हो जिसमें कि कुछ भी पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, तो उसको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहते। जैसे हमने कहा कि ऑक्टेट जो है पूरा, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, सिमिलर चार्जेस साथ साथ नहीं होने चाहिए, तो सब जिसमें नेगेटिव पॉइंट होंगे वो हाइब्रिड के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? और साथ में अगर मान लो, कोई समझ आ रही बात की नहीं, यस या नो करो। चलिए बढ़िया। अब सुनो, मान लो मार्केट में इसका जो रेट है, मैं ऐसे कह रहा हूं, मार्केट में मान लो इसका जो रेट है दैट इज 30 रुपीज पर केजी, इसका रेट जो है 32 रुपीज पर केजी, इसका जो रेट है दैट इज 28 रुपीज पर केजी, ठीक है? और इसका रेट जो है दैट इज 20 रुपीज पर केजी,
है मार्केट में इनके लिए, आप इसका रेट कितना सोचते? बिल्कुल सही, हम इसका रेट मानेंगे 50 रुपीज पर केजी। कई लोग मुझे हो सकता है मीन आंसर दें, लेकिन वो गलत है, मीन नहीं होगा, क्योंकि तब हाइब्रिड बनाने वाला बनाएगा ही क्यों हाइब्रिड। इसकी कॉस्ट मार्केट में इन सबसे महंगी हो, क्योंकि ये इसमें सब पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए जो अपना हाइब्रिड होता है, जो अपना हाइब्रिड होता है वो किसी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल हो। जैसे अगर मैं एनर्जी वाइज कहूं, सुन लीजिएगा, एनर्जी वाइज अगर कहूं, एनर्जी, ठीक है, ये ए की एनर्जी है, ये बी की एनर्जी है, ये सी की है, ये डी की है, मान लो 4 स्ट्रक्चर है किसी मॉलिक्यूल, और जो हाइब्रिड होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे कम मतलब हाइब्रिड का मोस्ट स्टेबल, नहीं, केमिस्ट्री में जो हाइब्रिड होगा दैट विल बी मोस्ट स्टेबल अपनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे हमने कहा यहाँ हाइब्रिड सबसे महंगा होगा, तो मार्केट में सबसे स्टेबल होगा, ठीक है। और मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, या इसको हम डेल्टा रेजोनेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। एनर्जी वाला ये मैंने ऐसे ही केमिस्ट्री की टेक्निकल टर्म डाल दी इसमें, जो है इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि मतलब जैसे किसी मॉलिक्यूल की 4 स्ट्रक्चर है, जैसे बेंजीन की 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। 1 मिनट, हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही रेफर करते हैं एक्चुअल, बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल में हम हाइब्रिड को ही रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 जो है स्ट्रक्चर्स है, मान लो किसी मॉलिक्यूल की, उनकी एनर्जी ये है, तो हाइब्रिड चारों स्ट्रक्चर से मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अच्छा अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। तो अब फिर से बात यही रह जाएगी कि सर ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड का क्या चक्कर है, अभी भी तो समझ नहीं आया। नहीं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड का फंडा क्या है, सुन लीजिए नए बैच वालों को खास तौर पे। देखो अब ध्यान से समझना, मैं बेंजीन से ही बात को बता रहा हूं भाई। आपने आपने ये पढ़ रखा है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे हो, सारे लोग इस बात से है ना। और आपने ऐसा क्यों पढ़ रखा है, क्योंकि आपने ये पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है तो हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो उसको इसके अलावा बनाने का C6H6 अगर मॉलिक्यूल आपको बनाना है तो इसके अलावा बनाने का आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं। समझ रहे हो? तो इसलिए आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर ऐसे पढ़ रखी है, क्योंकि जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं या जो भी वैलेंसी पढ़ते हैं, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे ही हम। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब हमने एक्सरे स्टडी से बेंजीन को देखा तो ये सारे बॉन्ड्स जो है बराबर लेंथ के मिले। अब बराबर लेंथ के अगर मिलेंगे तो अगर मैं सभी को डबल 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 बॉन्ड लगा दूंगा तो भी प्रॉब्लम होगी, तब तो मेरा हर एक कार्बन जो 5-5 बॉन्ड बनाने लग गए, नहीं। तो बराबर कैसे होगा? या तो मैं सभी में डबल डबल लगा दूं, या तो सभी के डबल डबल हटा दूं।
तो अब पंगा क्या हो रहा है कि फिर तो प्रॉब्लम ही आ जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा करूंगा तो फिर कार्बन 3 3 बॉन्ड बना रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई? एक्चुअल में तो ये तो हमें पता चल गया कि बेंजीन जो है सारे बॉन्ड बराबर। तो हमने एक तरीका निकाला, हमने कहा कि जी बेंजीन जो है ना, एक तरह से हमने ये कहने की ट्राई कि बेंजीन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कभी इधर रहते हैं और कभी ऐसे आ जाते हैं, इन कार्बन के बीच में आ जाते हैं। समझ में आया? हमने कहा ये जो पाई बॉन्ड है ये एक जगह पे ठीक नहीं रहते, ये कभी इधर आ जाते हैं और कभी इधर आ जाते हैं, और जो इनका जो मीन होगा वो हाइब्रिड है। उसमें क्या है, ये सारे बॉन्ड जो है एक तरह से आप समझिए ये ऐसे कि भाई सभी के बीच में पाई बॉन्ड और क्या मुझे समझने की ट्राई कर रहे हैं? आपको समझ की बात में क्या है? कि हम ये कह रहे हैं कि भैया ये कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल है। जो इन दो, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 2 6, ये इस सारे चक्कर में घूम रहे हैं। तो घूम रहे हैं तो कैसे होंगे? ऐसे। तो ये हाइब्रिड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन जो है ये, कुछ कुछ बात समझ में आ रही? तो ये हो गए दोनों रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग। और ये हो गया रेजोनेंस। ठीक है। अब पता क्या है, सुनना बात, मेरे मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी स्टेटमेंट को ध्यान देना। जो रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप पेपर पे आराम से बना सकते, ये आराम से बन जाए, समझ भी आता है, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। इन स्ट्रक्चर्स को आपने पेपर पे अपने केमिकल बॉन्डिंग के नॉलेज से बना तो दिया, लेकिन एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करते। और हाइब्रिड को आप सही तरीके से पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता, एक्चुअल में ये ही एग्जिस्ट। सही है बात? बिल्कुल जैसे हम अपने रिलीजन में बोलते हैं ना कि भाई अलग अलग गॉड्स हमने बना दिए हैं, कि हनुमान जी की पूंछ है, बंदर जैसा मुंह है, गणेश जी के सूंड लगी हुई है, XYZ, हम बड़े अच्छे फोटो बनाते हैं, अलग अलग भगवान जो फोटो बनाते हैं, सामने देखते हैं, मत्था टेकते हैं, सब कुछ करते हैं। जिनको बना सकते हो आप, वो एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट करते। एक्चुअली तो भगवान एक ही है और उसको आप बना, सही बात? खुश हो गया? नहीं? तो इसलिए ये सिर्फ कंट्रीब्यूट, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनाना आती है, ठीक है? तो मैं अजीत प्रणाम, मैं यहाँ आध्यात्मिक डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है? तो आई होप आपको रेजोनेंस, हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। कल से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे, अभी कुछ रूल्स और लिखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? और फिर हमारा रेजोनेंस कंफर्टेबल। इज इट ओके? चलिए, टिल देन, गुड बाय।